हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। और आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एंड चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन चैप्टर में आज टॉपिक ले रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशन चैप्टर में आज का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व सॉल्यूट्स के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो इसका डिफिनेशन देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। दैट इज certain properties of solution which depend on the concentration of solute in solution and not on the nature of solute are called colligative properties. फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड प्लस वाटर। और इस सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा। सपोज सोडियम क्लोराइड का हमने 10 ग्राम लिया और 100 ml वाटर लिया, तो जो सॉल्यूशन बना वो 10% बना, 10% वेट बाई वॉल्यूम। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के में सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि डिपेंड करेगा कि सोडियम क्लोराइड है या कैल्शियम क्लोराइड है या कोई और सॉल्ट है या सोडियम सल्फेट है, कोई दूसरा सॉल्ट है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यानी इस पर नहीं डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा सॉल्ट डिजॉल्व है, बल्कि इस पर डिपेंड करेगा कि उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है। इस बात पे कुछ सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं, जिन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब उन प्रॉपर्टीज में, सॉल्यूशंस के उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ का नाम देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? सो द फर्स्ट इज रिलेटिव lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. Second property is elevation of boiling point.
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर का घट जाना, लोअरिंग मीन्स घट जाना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेशन मीन्स बढ़ जाना। थर्ड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो सोल्यूशन थे, ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है इस बात पर डिपेंड करेगा। सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना कंसंट्रेशन है इस बात पे ये चारों प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं, और इन चारों प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सो वन बाय वन करके इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, इट इज द रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने रावर्ट्स लॉ के केस में देखा था कि जब किसी सॉल्यूशंस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया। सो वाटर इज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है, गर्म करने को उड़ जाता है, और सोडियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल है, ये उड़ता नहीं है, ये है नॉन वोलेटाइल और ये सॉल्यूट है। तो रॉड केस में हमने देखा था, रॉड बाय केस में जब इसका और इसका मान लीजिए कोई भी यदि वेपर प्रेशर है, पर्टिकुलर वाटर का कोई वेपर प्रेशर है, सपोज मान लीजिए कि वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो इसका वेपर प्रेशर इज लेस देन 1 एटमॉस्फेयर होगा, वेपर प्रेशर इसका घट जाता है। यानी किसी भी सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन जो बनता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है इन कंपेरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट। और ये हमने रॉड्स लॉ के जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसको देखा था। सो एज पर Raoult's law, vapor pressure of solution is equal to mole fraction in multiplied by vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent. This is equation number 1. सो यदि इस तरह के सॉल्वेंट में यदि हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं और सपोज मानते हैं कि उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, सो द रिडक्शन इन vapor pressure of solvent, इसको हम डेल्टा P1 से दिखा सकते हैं।
डेल्टा मीन्स चेंज इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर घट गया। तो जो वेपर प्रेशर घट गया तो कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा P1 इसको हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। द रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम डेल्टा P1 से दिखा सकते हैं, यानी चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज यू कैन से ओरिजिनल वेपर प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस, यहाँ से हम P1 का वैल्यू उठा सकते हैं इक्वेशन 1 से। सो मोल फ्रैक्शन एंड P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट को यहाँ कॉमन ले लेंगे। सो P1 नॉट और ये जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन, P1 नॉट अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। सिंस x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस x1। यदि किसी भी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, तो यदि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 माइनस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, और यदि सॉल्वेंट का निकालेंगे तो 1 माइनस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। यानी कि दो कंपोनेंट हैं जिसमें टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल 1 होता है। सो अब यदि हम 1 माइनस x1 की जगह x2 रख दें तो इसको हम लिख सकते हैं P1 नॉट x2। लेट दिस इक्वेशन 2। डेल्टा P। अब इस इक्वेशन को लेते हुए यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अभी इक्वेशन सेकंड हम देख रहे हैं कि इक्वेशन सेकंड को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, डेल्टा P1 डिवाइडिंग बाय डेल्टा P1 नॉट इक्वल x2। इसको हम इतना लिख सकते हैं। और डेल्टा P1 को हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे डेल्टा P1 नहीं आएगा, P1 नॉट आएगा। सो डेल्टा P1 को हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडिंग बाय P1 नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और चूंकि ये जो चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे तो चेंज इन वेपर प्रेशर आ जाएगा, तो उसी को हमने अनदर फॉर्म में लिखा है। और इसको फिर हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडिंग बाय P1 नॉट इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2। यदि मान लीजिए किसी सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 है, तो उस केस में हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ले सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2। और दिस P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट को हम इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन से, आई थिंक दिस इज थर्ड एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे यदि हमको डिफाइन करना होगा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लॉवरिंग, दिस इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो पूरा टर्म आ रहा है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडिंग बाई P1 नॉट, इसको टोटल को बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और सिर्फ P1 नॉट माइनस P1 को बोलेंगे लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब उसमें डिवाइड कर देंगे P1 नॉट को, तो ये टोटल जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज अ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। In case of very dilute solution, ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम होगी, सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम होगा। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1। तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड से हम N2 को हटा सकते हैं। सो इक्वेशन थर्ड reduces to P1 naught minus P1 upon P1 naught is equal to, इसको लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, इसको लिख सकते हैं N2 अपॉन, यहाँ से N1 N2 को हमने हटा दिया क्योंकि N2 की क्वांटिटी बहुत ही कम है N1 के कंपेरिजन में, तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। सो लेट दिस इक्वेशन 4। अब यहाँ पे N2 अपॉन N1 को, यदि N2 नंबर ऑफ मोल्स मीन्स होता है, यानी कि N नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो यदि इसका वेट यदि W2 है और मोलर मास M2 है, उस तरह से इसका यदि वेट यदि W1 है और मोलर मास M1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं और P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडिंग बाई P1 नॉट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 अपॉन W1 M1 इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। लेट दिस सेक्शन फिक्स। सो ये इस पूरे टर्म को हम कहते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको कहते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या कह सकते हैं कि चेंज इन वेपर प्रेशर को यदि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे, चेंज इन वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिसाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इस इक्वेशन के हेल्प से यदि किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकालना हो, यानी सोलर का मोलर मास M2 होगा, तो यदि बाकी सब की वैल्यू हमें पता है, चेंज इन प्रेशर पता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता है, और बाकी इसके अदर देन M2 पता है, तो हम M2 की वैल्यू इस इक्वेशन के हेल्प से, इक्वेशन फिफ्थ के हेल्प से निकाल सकते हैं। सो दिस इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद हम दूसरा कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
Next qualitative property is elevation of boiling point. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना. एलिवेशन मीन्स बढ़ जाना. सो एक तो हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. सो बॉइलिंग पॉइंट एक वैसा टेम्परेचर जहाँ पे कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्वेंट बॉयल करने लगता है. जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बॉइलिंग पॉइंट. सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन, या इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. सो एट दिस टेम्परेचर नॉर्मली होता क्या है कि जब वाटर को हम टेम्परेचर देते हैं, वाटर को टेम्परेचर देते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट होता है. ये कन्वर्ट होता है वेपर में. और जैसे जैसे वाटर में टेम्परेचर देंगे, या किसी मान लीजिए वाटर की जब कोई और भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा. और वेपर में जब कन्वर्ट होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. तो एक टाइम ऐसा आता है जबकि इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वन एटमॉस्फेयर हो जाता है, या इसको कह सकते हैं कि 1.013 बार हो जाता है. और इतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर का भी होता है. एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर या 1.013 बार होता है. तो जब किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी होता है 1 एटमॉस्फेयर, या कह सकते हैं कि 1.013 बार होता है. तो यदि किसी भी सॉल्वेंट को जब गर्म करते हैं और गर्म करते करते जब उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है और वेपर प्रेशर यदि एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो सॉल्वेंट बॉयल करने लगता है. वो सॉल्वेंट बॉयल करने लगता है. उस बॉइलिंग पॉइंट पे जहाँ पे कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. तो वाटर के केस में 373.15 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, या कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है. इस 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1.013 बार होता है. और ये इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब उस प्रेशर पे और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करने लगता है, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन जब इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं, जब इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं, तो उस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. उस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. जैसे कि सॉल्वेंट के फॉर्म में हमने वाटर लिया और उसमें हमने शुगर डिजॉल्व कर दिया, यानी चीनी मिला दिया. उसमें हमने शुगर मिला दिया, तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन बनेगा, या कह सकते हैं सॉल्यूशन बनेगा. और ये नॉन वोलेटाइल है. शुगर इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. और ये सॉल्वेंट है, ये वोलेटाइल है. तो जब वाटर में हमने शुगर मिला दिया एंड दैट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो शुगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. शुगर का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो सपोज इसको यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो
ये, और इसको यदि मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, टेम्परेचर यदि 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो इस शुगर सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज लेस देन 1.013 बार होता है। जैसे ही हम वाटर में शुगर मिलाते हैं और उसको यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर 1.013 बार नहीं होता है, उससे कम होता है, जिसकी वजह से शुगर सोल्यूशन उस टेम्परेचर पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल नहीं करता है। तो बॉयल करने के लिए डेफिनेटली इस टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही इस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फिर शुगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1.013 बार हो जाता है और देन वो फिर बॉयल करना शुरू करता है। इट मीन्स कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, और उस वेपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, जिसके वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि शुगर सोल्यूशन का यदि 1 मोलर शुगर सोल्यूशन है, 1 मोलर मीन्स कि 1 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो इस तरह के सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आता है 373.52 केल्विन, यानी कि 0.5 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जबकि चूंकि वाटर में डिजॉल्व है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 373.15 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही इसमें नॉन वोलेटाइल शुगर डिजॉल्व करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 373.15 से बढ़ के 373.52 हो जाता है, यानी कि 0.5 केल्विन बढ़ जाता है। तो इसका हम थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। This elevation of boiling point is also depend on the concentration of solute. वेपर प्रेशर है और यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर या आप कर सकते हैं 1.013 बार। और इसको कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और दिस कर्व इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इस बॉइलिंग पॉइंट को यदि हम टीवी नॉट कहें और दिस इज द टीवी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि केल्विन में टीवी नॉट की वैल्यू कम है और जब सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बढ़ जाता है तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है थोड़ा आगे की तरफ मूव करेगा। और ये जो डिफरेंस है, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दिस डिफरेंस इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो
elevation of boiling point, that is delta TB, is equal to TB minus TB naught. Elevation of boiling point of solution is equal to elevation of boiling point minus boiling point, यानी ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. और एक्सपेरिमेंटल डाटा से ये प्रूफ हुआ है कि डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. Molality is the concentration when 1 mole of solute dissolved in 1000 gram of solvent, that is called 1 molal. So जब सॉल्यूशन को हम मोलालिटी में लेते हैं यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू kbm, where kb is boiling point elevation constant. kb को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं. इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पे. और डेल्टा टीबी इक्वल अब यहाँ पे हम एम की वैल्यू यदि निकालें यानी मोलालिटी निकालें, सो एम इक्वल लिख सकते हैं मोलालिटी इक्वल, यदि मान लें कि वेट ऑफ सॉल्यूट इज W2 एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज M2, डिवाइडिंग बाय, यदि सॉल्वेंट W1 ग्राम है तो उसको हम केजी में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल 1000 into W2 and dividing by M2 into W1. यानी मोलालिटी को यदि किसी सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का क्वांटिटी W2 है, उसका मोलर मास M2 है, और सॉल्वेंट W1 है, ग्राम है, और उसको हमने केजी में बदल कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया. इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 इंटू W2 डिवाइडिंग बाई M2 इंटू W1 एंड लेट दिस इज 2. So from equation first and 2, from equation first and second हम लिख सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट TB, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 and dividing by M2 into W1. तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं. लेट दिस इज थर्ड इक्वेशन. यानी हमें केडी की वैल्यू पता हो
और सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है उसको वो पता हो, और सॉल्यूट का मोलर मास पता हो, सॉल्वेंट कितना लिया है वो पता हो, तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। और सॉल्यूट का यदि मोलर मास निकालना हो तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास m2 है, सो m2 इक्वल हम लिख सकते हैं kb इंटू 1000 इंटू W2 एंड डिवाइडिंग बाय डेल्टा TB इंटू m2 इंटू W1। लेट दिस इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 के हेल्प से हम सॉल्यूट का मोलर मास भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के साथ उसका मोलर मास कैसे निकालेंगे ये भी हमें जानना है। तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने सॉल्यूट के मोलर मास को m2 मान रखा है और सॉल्यूट के वेट को W2, सॉल्वेंट के वेट को W1। तो उस इक्वेशन के हेल्प से हम इक्वेशन 3 के हेल्प से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, और इक्वेशन 4 के हिसाब से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और नेक्स्ट क्लास में जो बाकी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच जाते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमने बताया आप लोगों को ठीक समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।